नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिसमें कि आपको सबसे पहले इसमें जो चैप्टर वाइज डेटा होगा और उसमें जैसे मान लिया पहला चैप्टर हमने ले लिया एनवायरनमेंट का, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या आप ये कह सकते हैं कि जो अति संभावित फैक्ट हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो पूरा हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं जो कि लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि पूरा आपका जो एक हिसाब से हम ये कहें कि चैप्टर है वो वन लाइनर फैक्ट और इस एमसीक्यू से कवर अप हो जाए। ठीक है, तो इसको पूरा चैप्टर वाइज रखेंगे। जैसे कि पहला अभी आपने देखा पर्यावरण, और फिर यहाँ पे जैवमंडल और बायोम, इससे रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट होंगे, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं वो सारे आपको मिलेंगे। तो पूरा एनवायरनमेंट ऐसे ही कवर करेंगे हम, जिसमें ये वन लाइनर फैक्ट और एमसीक्यू टॉपिक वाइज सारा डेटा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाय वन हम सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है पर्यावरण, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू पे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ही जो फैक्ट दिया गया है कि पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो कि जीवों के चारों ओर से प्रभावित करता है। तो पर्यावरण क्या होता है? तो पर्यावरण सभी जैविक और अजैविक अवयवों का मिश्रण होता है जो कि जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। ये पर्यावरण की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर आप यहीं पे जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, कई बार पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो वो 1986 में। इसके हिसाब से अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको यही डेफिनेशन मिलेगी वहाँ पे कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक जैविक दशाओं और उनके साथ जो इंटर रिलेशन होता है उसको जो सम्मिलित करता है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे फैक्ट को देखते हैं। तो पर्यावरण के संगठकों में जैविक, अब जैविक क्या क्या होता है? तो वो पादप हो गया, मनुष्य हो गया जिसमें जीवन होता है। अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि स्थल है, जल है, वायु है। और ऊर्जा संगठक, अब ऊर्जा संगठक में सौर आएगा और भूतापीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक। देखिए, अगर आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को कैटेगराइज करना चाहेंगे कि जैविक पर्यावरण क्या होता है, तो जैविक पर्यावरण को आप टू पार्ट में अगेन डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं हम वनस्पति पर्यावरण और दूसरे को क्या कहते हैं? जंतु पर्यावरण। ठीक है, ऐसे ही अगर आप अजैविक को डिवाइड करना चाहेंगे तो आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण। तो ये सारा इस हिसाब से थोड़ा बहुत इसका कैटेगराइजेशन भी याद रखिए। इसके बाद तीसरा फैक्ट है, अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो बायोम की रचना होती है, जैसे कि टुंड्रा बायोम। अब जैविक और अजैविक जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो वो एक बायोम का उदाहरण होगा, और टुंड्रा बायोम इसका उदाहरण है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है जबकि वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल चक्र कहते हैं। देखिए, आपने एनवायरनमेंट में पहले पढ़ा होगा कि समुद्र में या तालाब में पानी होता है, उसके बाद उसका वेपोराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन से फिर वो बादल बनते हैं और वो फिर पृथ्वी पर बरसते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम जल चक्र कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जल का रूप एक रूप से दूसरे रूप में वो चेंज कर रहे हैं। वे जीव जो अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं उनको स्वपोषित कहते हैं। इसमें हरे पौधे कौन कौन से? साइनोबैक्टीरिया है, ई क्लोरोटिका और कुछ जीव इस तरह से आते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषित, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? परपोषित। ठीक है, तो परपोषित क्या है? अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे अधिकांशतः जीव क्या होते हैं? परपोषित होते हैं। उसके बाद वियोजक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं जो कि मृत पौधे और जंतुओं के जैविक पदार्थों को क्या करते हैं? सड़ा गलाकर उनको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी वियोजित कर देते हैं अलग कुछ पदार्थ में। इसके बाद वियोजन की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव अपना आहार ग्रहण करते हैं और इन्हें सरल रूप में रूपांतरित कर हरे पौधों को पुनः उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो एक चक्र है ये चलता रहता है। ऊर्जा पर्यावरण का एक संगठक तत्व है जिसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण और विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट फैक्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि और प्रजनन प्रक्रिया में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस में जानते हैं आप कि अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। प्रकाश बहुत से जंतुओं में
क्या करता है, प्रवासिता एवं प्रजनन व्यवहार को भी निर्धारित करता है। देखिए प्रकाश का मतलब ये है कि जो सनलाइट है वो माइग्रेशन को भी मतलब एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि उसका निर्धारण करती है। जहाँ पे जो टेम्परेचर होगा अगर ह्यूमन के लिए रहने लायक होगा या जंतु के लिए रहने लायक होगा तो वहाँ पे वो ज़्यादा जंतु माइग्रेट करेंगे, और जहाँ पे टफ जो होगा मतलब वेदर होगा वहाँ पे वो लोग ज़्यादा अपने आप को सुटेबल नहीं रखेंगे। तो इसीलिए माइग्रेशन जो होता है वो प्रकाश का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, और प्रजनन व्यवहार में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट फैक्ट है कि प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य स्पेक्ट्रम जिनका तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है वो प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण यानी फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन PAR कहलाते हैं। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा कि जो ऐसे स्पेक्ट्रम जो दृश्य स्पेक्ट्रम जिनका कि जो वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है, उन्हीं को हम फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन यानी PAR के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद परावैंगनिक विकिरण जो कि 100 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर जीवों के लिए हानिकारक होता है। समताप मंडल स्थित ओजोन परत द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है। इस कारण परावैंगनिक किरणों का केवल अल्प भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। ठीक है। अब देखिए अगर तरंग दैर्घ्य के आधार पर आप डिवाइड करना चाहें तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है यानी जिसको हम परावैंगनिक विकिरण कहते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अल्ट्रावायलेट सबसे पहले आपको C मिलेगा, उसके बाद अल्ट्रावायलेट B मिलेगा और उसके बाद अल्ट्रावायलेट A मिलेगा। तो जो अल्ट्रावायलेट C होता है इसका जो वेवलेंथ होगा वो 100 नैनोमीटर से लेकर 280 नैनोमीटर तक होता है, और अल्ट्रावायलेट B का जो रेडिएशन होता है वेवलेंथ होता है वो 280 से लेकर 320 नैनोमीटर तक होता है। और अगर अल्ट्रावायलेट A की आप बात करेंगे तो 320 से लेकर 400 नैनोमीटर तक होता है। अब इन तीनों में सबसे घातक कौन सा होता है तो वो अल्ट्रावायलेट C होता है। ठीक है। साथ ही अल्ट्रावायलेट B भी जो है वो भी अत्यधिक हानिकारक होता है जो कि ह्यूमन के लिए या आप कह सकते हैं जंतु के लिए। इसके बाद जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक तथा उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। सही बात है, बिल्कुल। अगर प्रकाश जल में होगा तो वहाँ पे उसी के हिसाब से जो मतलब उत्पादक होंगे या उपभोक्ता होंगे वो ज़्यादा होंगे या कम होंगे। उदाहरण के लिए पादप प्लवक जल की प्रकाशित सतह पर ही रहते हैं, जबकि नितलस्थ यानी जिसको हम बेंथिक जीव कहते हैं वो जीवों के तलछट में रहते हैं। प्रकाश की भेद्यता के आधार पर झील को वेलांचल क्षेत्र, सरोजाबी क्षेत्र तथा गहरे क्षेत्र में बांटा गया है। जीव अपने पर्यावरण के स्थानिक और समय मापक्रम के अनुसार क्रिया करते हैं। जैसे एक जीवाणु 1 घन सेंटीमीटर से भी कम भाग में वायु तथा जल के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, जबकि एक वृक्ष एक बड़े स्थानिक स्तर पर वायु और जल से क्रिया करता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं। आवास उस स्थान को इंगित करता है जो संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्यासित रहता है। उदाहरण के तौर पर वन आवास में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, निकेत कहते हैं या नीचे कहते हैं। कई बार कहीं कहीं लिखा होता है इस तरह से। ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में इस तरह से डेफिनेशन उठा के ही पूछ ली जाती है कि एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जो जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की आवश्यकता होती है उसको क्या कहेंगे, हम नीचे कहेंगे या निकेत कहेंगे। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट क्या होता है, निकेत होता है, तथा कोई भी 2 प्रजाति एक ही निकेत में नहीं रह सकती हैं। मतलब जो प्रजातियां होती हैं उनका पर्टिकुलर अलग अलग निकेत होता है। वो 2 जो प्रजाति होंगी वो एक साथ एक निकेत में नहीं रह सकती हैं। ये हमने आपको बताया भी अल्ट्रावायलेट A इसका जो वेवलेंथ, अल्ट्रावायलेट B का वेवलेंथ और अल्ट्रावायलेट C का वेवलेंथ, ये तीनों क्या है तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। और इसमें से अल्ट्रावायलेट C जो होता है वो जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। अल्ट्रावायलेट B भी हानिकारक होता है। पौधे जैविक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये जैविक पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न संगठकों के मध्य पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। ठीक है। तो पौधे यहाँ पे ये जैविक संगठकों में सबसे महत्वपूर्ण क्यों होते हैं ये आपने यहाँ पे देखा। यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि निकेत और आवास में अंतर क्या होता है। देखिए आपने आवास का भी डेफिनेशन आपको बताया कि जो जैविक समुदाय द्वारा अध्यासित रहता है उसको तो हम आवास कहते हैं, और निकेत की भी डेफिनेशन आपको बताई कि जीवित रहने के लिए जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, उसको सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। मैं इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कई बार इस पर प्रश्न अलग अलग जगहों पर पूछे गए हैं। इसके बाद फिर हम इसके MCQ को देखते हैं।
तो इसमें सबसे पहला जो MCQ दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दिया गया है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है, ठीक है। और दूसरा जो कथन दिया गया है कि पर्यावरण के ये घटक सदैव स्थिर होते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, अभी हमने अपने जो हमारा वन लाइनर फैक्ट था उसी में देखा कि पर्यावरण क्या है, जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण होता है, साथ साथ ऊर्जा जो संघटक होते हैं उसका भी ये एक सम्मिश्रण होता है। तो पहला कथन तो सही होगा। लेकिन पर्यावरण के ये घटक सदैव स्थिर नहीं रहते, ये सदैव अस्थिर रहते हैं। आप मौसम के हिसाब से आप देख भी रहे होंगे, अपने आसपास के पर्यावरण को भी जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक स्टेबल पार्ट में बनी रहती हैं। तो यहाँ पे केवल एक जो होगा ये सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दिया गया है कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है लेकिन इसका रूप परिवर्तित होता है। हमने अभी ऊपर अपने जो वन लाइनर फैक्ट है वहीं पे देखा कि बिल्कुल सही है कि जो जल की कुल मात्रा है वो तो समान रहती है, लेकिन जो इसका रूप है वो वेपोराइजेशन और बादल इन सब टाइप्स में चेंज होता रहता है। दूसरा दिया गया है कि जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। तो ये गलत है। केवल जलीय पौधे ही नहीं, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसका ऑक्सीजन का निर्धारण करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सही कौन सा होगा, केवल एक सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, वे दृश्य स्पेक्ट्रम जिसका तरंगदैर्घ्य 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता हुए प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। अभी हमने ऊपर ही देखा इसको कि इसकी पूरी डेफिनेशन वही यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा कथन है, परावैंगनिक किरणों में अल्ट्रावायलेट ए एवं अल्ट्रावायलेट बी अल्ट्रावायलेट सी से ज़्यादा हानिकारक होते हैं, बल्कि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट सी और अल्ट्रावायलेट बी अल्ट्रावायलेट ए से ज़्यादा हानिकारक होते हैं। सही होना चाहिए ये, तो ये गलत हो गया। तीसरा है, क्षोभ मंडल में अवस्थित ओजोन परत द्वारा परावैंगनिक विकिरण का अवशोषण होता है। अब आप सभी जानते होंगे कि क्षोभ मंडल में ओजोन परत नहीं होती, वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी समताप मंडल में ओजोन परत होती है, जिसकी वजह से परावैंगनिक विकिरण का अवशोषण होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, केवल एक सही होगा, बाकी दोनों गलत होंगे। क्यों गलत होंगे वो भी आपने देखे। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निकेत में कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और दूसरा कथन है, आवास में एक ही तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब दोनों की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, हमने आपको ऊपर सारी डिटेल में बताई कि निकेत की डेफिनेशन क्या होती है और आवास की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप इसके हिसाब से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, क्योंकि निकेत में एक तरह की प्रजातियाँ पाई जानी चाहिए और आवास में कई तरह की प्रजातियाँ रह सकती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, दोनों ही यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, एक आवास में कई निकेत होते हैं, ठीक है। दूसरा कथन है, आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर प्रश्न में देखा कि आवास में कई तरह की प्रजातियां रह सकती हैं। तो उसमें कई तरह की प्रजातियां, मान लिया प्रजाति 1 है, प्रजाति 2 है, प्रजाति 3 है, ठीक है। अब ये तो हो गए निकेत और ये पूरा एक क्या हो गया, ये आवास हो गया। तभी तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि एक आवास में कई तरह की प्रजातियां रह सकती हैं, या हम ये कह सकते हैं कई तरह के निकेत रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है, एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए, इसके बाद इसका जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है। तो स्थान का पता हमें उसके निकेत के द्वारा चलता है, आवास के द्वारा नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत होगा। तो 5 का केवल एक ही सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। पहला है बायोम। बायोम का मतलब क्या होता है, तो अजैविक और जैविक पर्यावरण, इसको क्या कहते हैं हम, तो इसको हम कहते हैं बायोम, ठीक है। अजैविक पर्यावरण तो स्थल, जल, वायु, ये सारे हैं अजैविक, हमने डिफिनीशन में भी देखी। तीसरा जैविक पर्यावरण में पादप, मनुष्य और मनुष्य द्वारा निर्मित, तो ये जैविक पर्यावरण नहीं होता है, यहाँ पे होना चाहिए कृत्रिम पर्यावरण भी आएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि जैविक पर्यावरण में केवल जंतु पर्यावरण और पादप जो होते हैं वो सारे आएंगे। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सत्य होगा, बाकी तीसरा जो होगा वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रकाश पौधे और जीव दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो हमने खैर डेफिनेशन में भी देखा है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आपने इसको डेफिनेशन में देखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है पर्यावरण से अभिप्राय है। अब ये पर्यावरण की पूरी डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण की डेफिनेशन क्या है। तो भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, क्या उसको पर्यावरण हम कहते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये गलत टाइप हुआ, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि भौतिकीय, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण की डिफिनीशन आपने तीनों पढ़ी और ये तीनों ही डिफिनीशन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो इसमें दिया गया है कि पौधे जैविक संगठकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा है पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठकों में जैविक पर्यावरण और एवं पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। तो हमने डेफिनेशन में भी देखा, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही होगा, यानी 10 का क्या होगा, बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो अब आपको बताना कि कौन सा एक प्राकृतिक पूंजी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, जल हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, सड़कें क्या है, ये मानव निर्मित हैं, तो ये प्राकृतिक पूंजी नहीं होगी, ये मानव निर्मित एक पूंजी होगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो पर्यावरणीय सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है, तो धारणीय विकास है। गरीबी कम करना, जाहिर सी बात है, इससे एनवायरनमेंट का कोई लेना देना नहीं। वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग सभी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, मतलब हर जगह पूछा जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो अब शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। तो इको मार्क उनको दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऐसे उत्पादों को क्या दिया जाता है, इको मार्क। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये चैप्टर नंबर 1 का जो समरी था वो था। चैप्टर नंबर 2 इसके बाद हम देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने ये एमसीक्यू देखे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो पर्यावरण का इंट्रोडक्शन है वो हमने यहाँ पे सारा लिया था, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं इसके सेकंड चैप्टर पे, क्योंकि है पर्यावरण और बायोम। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा, और अगर चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।